हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, प्लेन क्रैश जैसी घटनाएं पूरी ज़िंदगी को बदल देती हैं। अब ये अलग बात है कि ज़िंदगी कौन सा मोड़ ले लेती। एक ऐसी कहानी प्रस्तुत है, एक क्रैश जिंदगी में। मानवी 2 दिन पहले इंडिया आई है अपने चचेरी बहन की शादी अटेंड करने के लिए। उसे अमेरिका में बसे हुए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। जाने कितनी कटु यादों को मन में भरे भरे वो अमेरिका गई थी। गई क्या थी, ले जाई गई थी रितेश की दुल्हन बनाकर। रितेश ने कहा था, अब तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे रास्ते में तो नहीं आया ना, पर अब जब तुम्हारे सामने कोई रास्ता ही नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा रास्ता सब मैं ही हूँ, कहकर हाथ फैलाकर वो गाने लगा था। मानसिक तनाव के उन पलों में भी मानवी को रितेश की उस अदा पर हंसी आ गई थी। कॉलेज में भी रितेश ऐसी ही हरकतें करता था। हम 4 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। ग्रुप में मानवी, शाजिया, रितेश व नीलेश शामिल थे। चारों साथ साथ ही रहते थे। क्लास अटेंड करने के बाद मस्ती करने में, प्रोफेसर्स की नकल उतारने में, बाकी साथियों में कंपटीशन लेने के लिए क्या तैयारी करना है, सब कुछ मिलकर ही करते थे। रितेश शुरू से बहुत हंसमुख था। सच कहा जाए तो वो बड़ी वेदना भी हंसकर झेल जाया करता था। मानवी को याद है आज भी कि रितेश को बुखार आ गया था। बात कुछ ऐसी थी कि बारिश के दिन थे और इन चारों लोगों को बारिश में भीगने का मन किया था। वहाँ हॉस्टल के पास ही थोड़ी दूर पर एक फॉल था। बहुत ही प्यारा फॉल था। तय किया गया था कि फॉल पर चलेंगे। खाने पीने का सामान ले लिया गया था और ये भी तय किया गया था कि पकौड़ी वहीं पर खुले में बनाए जाएंगे। कुछ छतरी भी ले ली गई थी, काम चलाऊ। सामान लेकर सब फॉल पर पहुंच गए थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पकौड़ी की तैयारी थी। सबने मिलकर पकौड़ी की तैयारियां कर ली थीं। आलू, प्याज, बैंगन, मिर्ची सब काटे गए थे। बेसन घोल लिया गया था। चूल्हा भी सबने मिलकर जला लिया था। रितेश को लकड़ी बिनने का काम सौंपा गया था। बाकी लोग सब्जियां काटने वो बेसन घोलने में लग गए थे। चूल्हे पर कढ़ाई रखी गई थी कि बारिश आ गई थी। बाकी सब लोग तो अपने अपने काम में लग गए थे। रितेश लकड़ी रखकर वो चूल्हा जलाकर फ्री हो गया था। सब लोगों ने अपनी अपनी छतरी अपने अपने ऊपर तान ली थी, पर सुरेश ने अपनी छतरी कड़ाही पर तान दी थी और खुद भीगता रहा था। किसी और का ध्यान भी उधर नहीं गया था। थोड़ी देर में पानी बंद हो गया था। सबने खा पी कर खूब मज़े किए थे और फिर बारिश की बूंदों की छमाछम के बीच खूब जमकर डांस किया गया था। म्यूज़िक की व्यवस्था भी थी। सबने खूब एंजॉय किया था। रितेश ने भी सबका साथ दिया था। बारिश के दौरान ही मानवी व शाजिया फॉल के नीचे नहाने पहुंच गई थी। अचानक तेज प्रवाह में शाजिया का पैर बहक गया था तो मानवी जोर से चिल्लाई थी। मानवी की चीख सुनकर रितेश व नीलेश पानी में कूद गए थे। बड़ी मुश्किल से शाजिया को पानी के बाहर लाया गया था। शाजिया इस हादसे से स्तब्ध थी और बार बार छुट्टी लेकर घर जाने की बात कर रही थी। सब उसे समझा रहे थे कि सब मिलकर देख लेंगे, घर वालों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है।
काफ़ी समझाने के बाद शाजिया मान गई थी और सब मिलकर उसकी देखभाल करने लगे थे। शाजिया को शुरू के 2-3 दिन बुखार भी आ गया था। रितेश और नीलेश दिन में शाजिया की देखभाल करते थे और मानवी रात को। मानवी सोने में हमेशा से पक्की थी, इसलिए रात को जाकर शाजिया के कमरे में सो जाती थी। रितेश रात को भी जाकर देखा करता था कि कहीं बुखार बढ़ तो नहीं रहा है। नीलेश भी कभी कभी चेक करने आ जाता था। शाजिया ठीक हो गई थी, मगर रितेश को लगातार तेज बुखार चलता रहा था और उसने किसी को बताया तक नहीं था। पता तब चला था जब वो एक दिन चक्कर खाकर गिर गया था। रितेश की दवाएं शुरू हो गई थी। मानवी, शाजिया और नीलेश उसकी सेवा में लग गए थे। रात को रितेश तंद्रा में बड़बड़ा रहा था, मानवी तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उस समय नीलेश उसके पास बैठा था और उसने नीलेश का हाथ कस कर पकड़ लिया था। सुबह नीलेश ने चुपचाप यह बात मानवी को बता दी थी। मानवी की आंखों में आंसू आ गए थे। रितेश बहुत अच्छा लड़का था, मगर उसका मन तो बस नीलेश के बारे में दिन रात सोचता रहता था। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि वो नीलेश से कभी कुछ कह भी नहीं पाती थी। पता नहीं उसके मन में क्या हो, उसने कभी भी ऐसा शो नहीं किया था कि वो मानवी की ओर आकृष्ट है। फिर मानवी तो लड़की है, वो कैसे आगे बढ़ सकती है। नीलेश ने विदेश जाकर पढ़ने की सोची थी। कॉलेज के बाद परिवार वाले समृद्ध थे, इसलिए नीलेश को सपने को टूटने नहीं देना चाहते थे। मानवी ने सोच लिया था कि उसकी किस्मत में नीलेश है ही नहीं। रिजल्ट आने वाले थे, तब तक इस ग्रुप ने हॉस्टल नहीं छोड़ा था। एक शाम हॉस्टल के बरामदे में खड़ी मानवी डूबता हुआ सूरज देख रही थी। उसी समय नीलेश वहाँ से गुजरा था, तो उसने पूछा था, डूबता हुआ सूरज क्यों देख रही हो मानवी? उगता हुआ सूरज देखो, ऊर्जा मिलेगी। उसने उदास आवाज में कहा था, जिंदगी से ही अगर ऊर्जा खत्म हो चुकी है तो सूरज कहाँ से ऊर्जा देगा? नीलेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा था कि तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? ऊर्जा तो स्वयं अपनाने की वस्तु है, देने लेने की नहीं। मानवी की आंखों से आंसू बह चले थे और बोली थी, काश मेरे हाथों को यूं ही पकड़कर तुम हमेशा मुझे ऊर्जा देते रहते, तब मुझे सूरज से ऊर्जा लेने की ज़रूरत ही न पड़ती। नीलेश हतप्रभ रह गया था। बोला था, मैं कई वर्षों से ये शब्द मन में संजोए घूम रहा हूँ, लेकिन कह नहीं पाया। मुझे लगा था कि तुम्हारा झुकाव रितेश की तरफ है। मैं अपने ही ग्रुप में मनमुटाव नहीं फैलना चाहता। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब जब मैं इंग्लैंड से लौटूंगा तो पहला काम यही करूंगा कि मम्मी से अपनी शादी की बात करूंगा। तब तक तुम भी कोई न कोई जॉब ढूंढ ही लोगी। 2 दिन बाद मानवी ने उदास आंखों से उसे विदाई दे दी थी। वो भी दूर तक हाथ हिलाता चला गया था। काफ़ी दिनों बाद नीलेश की खबर उसको रितेश के जरिए मिलती रही थी। रितेश और नीलेश बराबर कांटेक्ट में थे। शायद नीलेश रितेश के लिए भी वहाँ कुछ व्यवस्था जमा रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे। सूर्योदय व सूर्यास्त रोज होते थे, मगर मानवी के लिए इनका कोई महत्व नहीं था। न तो सूर्योदय से उसकी जिंदगी में प्रकाश होता था और न सूर्यास्त से अंधेरे के बाद उसे सुकून की नींद आती थी। इसी बीच शाजिया की शादी तय हो गई थी। शाजिया बीच में घर भी आई थी। वो बाजार में भी मिली थी।
खूब शॉपिंग कर रही थी। अरेंज मैरिज थी। उसकी बुआ के लड़के के साथ उसकी शादी हो रही थी। वो हंस हंस कर बता रही थी, जब से थोड़ा बड़ा हुआ था तब से उसको घूरता ही रहता था। बुआ ने खुद ही पापा से कहा था कि भाईजान, शाजिया मुझे दे दीजिए। पापा ने मुस्कुरा कर हाँ कह दी थी। उनके घर इसी शहर में बहुत बड़ा बिजनेस है। ज़मीन पर पाँव रखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसे शाजिया पर तरस आ गया था। इतनी पढ़ाई लिखाई की, अब मखमल की कोठरी में बंद होने जा रही है। उसने शाजिया से कहा भी था कि भविष्य में अपनी पढ़ाई के बल पर कुछ करने का मन नहीं करता। उसने कहा था, हर चीज़ की मंजिल है एक खुशहाल परिवार, और मुझे वो मिल रहा है, फिर काहे की हाय है। लेकिन उसने हाय हाय करने की ठान ली थी। लगातार इंटरव्यू देती जा रही थी मानवी, परंतु कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे थे। कुछ दिन बाद मानवी को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल गई थी। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन काम चलाने लायक थी। उसने रितेश को बताया था, वो कहा था कि नीलेश को भी बता दे। बाद में रितेश ने बताया था कि नीलेश ने उसे कांग्रेचुलेशंस बोला है और कहा है कि जल्दी ही वापस आएगा और फिर मानवी को लेकर ही जाएगा। वहाँ मानवी के लिए वो जॉब की व्यवस्था कर देगा। सुनकर मानवी का मन मयूर नाचने लगा था। वो भी विदेश जाएगी, फिर लौटेगी, किसी कारण तो फॉरेन रिटर्न कहलाएगी। उसे लग रहा था कि वह झूम झूम कर हर किसी को अपनी बात बताए। उसे शाजिया की याद आई थी। उसकी शादी के कार्यक्रम चल रहे थे, फिर भी उसने अपनी पूरी बात शाजिया को बता दी थी। दोपहर को रितेश मूवी देखता हुआ मिल गया था, तो बोला था कि आज शाम को नीलेश आ रहा है। मानवी का मन फिर मूवी में नहीं लगा था। वो बस हीरो में नीलेश को ही देखती रही थी। चलते समय रितेश से बोली थी कि मुझे भी साथ में ले लेना, मैं भी नीलेश को लेने चलूँगी। रितेश ने हाँ कह दिया था। शाम को वो तैयार हो गई थी, तभी रितेश का फ़ोन आ गया था। उसकी आवाज़ भरभरा रही थी और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मानवी ने बार बार पूछा था कि बात क्या हुई है, तुम इतने घबराए क्यों हो। तब उसने कांपती हुई आवाज़ में बताया था कि नीलेश का प्लेन क्रैश हो गया है, कोई भी नहीं बचा है। रितेश खुद भी फपकने लगा था। उस समय मानवी बेहोश हो गई थी। माँ ने शायद गर्मी के कारण बेहोश होना माना था। उसके सामने बस शून्य था, पर उस शून्य में भी उसने आकार तलाशने की कोशिश की थी, और वो था नीलेश का। एक शाम रितेश खुद घर आया था और बोला था, अब तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं है, पर मैं तुम्हारा रास्ता बनने को तैयार हूँ अगर चाहो। मुझे अमेरिका से ऑफ़र आ चुका है, मैं जल्दी ही ज्वाइन करूँगा और तुम कल ही रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करके मेरे साथ चलोगी। एम आई राइट मिसेज रितेश? वो मुस्कुरा दी थी। नमस्कार।